2047 तक विकसित भारत के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारा दायित्व बनता है उसमें विकसित हरियाणा, इसकी हम कल्पना करके चलें। और विकसित हरियाणा की कल्पना भी वही है जो विकसित भारत की है कि यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्तियों की वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। हमने उसको अलग ढंग से कहा है। हमने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सेवा और सुशासन 7 स्टार का सिस्टम हमने अपने यहाँ ईजाद किया है ताकि हम हर एक चीज पर ध्यान कर सकें। हरियाणा सरकार जिस पारदर्शिता के साथ, जिस लोगों के कल्याण के नाते से अलग अलग योजनाओं के हिसाब से आगे बढ़ रही है, मैं निश्चित रूप से विश्वास से कह सकता हूं कि हरियाणा अपनी भूमिका देश को विकसित करने में जो हमारे बारे में अपेक्षा की जा रही है उससे ज्यादा निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, कृषि क्षेत्र का आपने बजट बढ़ाया, लेकिन जब आप बात करते, मैं खुद भी सुन रहा था जब आपने बात किया कि किसानों ने जो कर्ज लिया है उस पर जो ब्याज लगता है, अगर वो 30 अप्रैल तक वो अपना मूलधन वापस कर दें तो वो ब्याज माफी हो सकती है। लेकिन जब आप ये बात कह रहे थे तो हुड्डा साहब सवाल पूछने लगे, खड़े हो गए, कई सारे उन्होंने सवाल इस पर रेज किए। क्या कहना है सर आपका इस बारे में? देखिए, उनको एक बड़ी तकलीफ होती है कि हम किसानों की जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि किसानों की बात हम क्यों कर रहे हैं। किसान हमारे प्रदेश का अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, तो किसान की तकलीफ के अंदर हम भी शामिल होते हैं। किसानों के नाते से हमने जितना किया है शायद ही कोई और प्रदेश कर रहा हो। आखिर कौन सा ऐसा प्रदेश है जो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है? कौन सा ऐसा प्रदेश है जो सब्जी और फलों पर भी भावांतर भरपाई योजना के नाते से करोड़ों रुपया दे रहा है? कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने पिछले 10 सालों से अपने जो मुआवजे की राशि है 10 गुना कर दी हो? कौन सा ऐसा प्रदेश है जो किसानों के नाते से उनके ब्याज और उनका जो ये जो पेनल्टी है उसको माफ करने की घोषणा करता है? हमने 1750 करोड़ रुपया माफ किया है। अब जब इतना सब काम करेंगे तो तिलमिलाट उनकी स्वाभाविक है। उनकी तिलमिलाट है कि किसानों के बारे में तो हमेशा इतनी बातें करते, फिर हम किसान के बारे में कैसे अपने आप को जुड़ेंगे? अब ये अलग बात है कि किसानों का, हमारे यहाँ किसान की कोई समस्या नहीं है, लेकिन पंजाब के किसान अपनी दर्द को वो अपना व्यक्त कर रहे हैं। उनको, किसानों को प्रदेश के नाते वो चीजें भी नहीं मिलती जो हम यहाँ दे रहे हैं। उनके दर्द के साथ ही मिलकर के खड़े होना चाहते हैं, जबकि किसान उनको पूछता नहीं है। आज किसान समझ गया है कि कौन हितैषी सरकार हमारी है, तो इसलिए किसानों की कोई भी बात जब करते हैं उस समय उनको तकलीफ होना बड़ा स्वाभाविक है। एक चीज जो सर इसमें प्रावधान किया कि पराली को लेकर के, चूंकि जब भी पराली की बात आती है तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, कोर्ट तक को इन्वॉल्व होना पड़ता है। आपने इसमें एक किया है कि पराली का जो प्रबंधन हो वो किस तरह से हो, इसके बारे में सर थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, हम पराली का प्रबंधन पहले दिन से कर रहे हैं। हम पराली की गांठ बनाने के लिए उनको मशीनें देते हैं, हायरिंग सेंटर के हिसाब से उनको पैसा देते हैं, और पराली जो इकट्ठा करता है उसको किसान को भी 1000 रुपया प्रति एकड़ ये पैसा हम उनको दे रहे हैं। और पराली को जो उपयोग करता है, जो उसको मानो उसका कोई बायो प्रोडक्ट बना करके, चाहे उसमें एथेनॉल बनाता है, चाहे उसके अंदर बिजली पैदा करता है, चाहे जो ब्रिकेट्स बनाते हैं कोयला बना करके और उसको कहीं उपयोग करने के लिए, जैसे थर्मल प्लांट में उपयोग होता है, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम एक प्रकार से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे किसान को भी लाभ होता है, इंडस्ट्री को भी लाभ होता है, पर्यावरण को भी लाभ होता है। इसी नाते से हरियाणा में हमने पराली जलने के इस क्रम को खत्म कर दिया है। जबकि पंजाब, जो आम आदमी पार्टी जो हमेशा दिल्ली का शोर मचाती है कि पराली जल के यहाँ आ गई, पराली जल के आ गई, हमारा कहना है हरियाणा में तो पराली जलती ही नहीं है। अब पंजाब की जली हुई पराली वहां पहुंचती है तो या तो वो झूठ बोलते हैं, और यह अगर जलती है तो उसकी जिम्मेवारी भी उन्हीं की है, तो पंजाब में शासन तो उन्हीं का है। आज जब सैटेलाइट के फोटोज आते हैं, उस सैटेलाइट फोटो में यानी अगर अंतर देखा जाए तो 10 और 100 का है। अगर हमारे यहाँ 10 केसेज होते हैं, उनके यहाँ 100 केसेज होते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से उनकी जिम्मेवारी है कि पंजाब में इस प्रकार की व्यवस्था को ठीक करें। सर, प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि देश में उनकी नजर में 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा और नारी। मैं इस बजट में पढ़ रहा था तो इसमें आपने ज्ञान की बात की है। ज्ञान का मतलब G स्टैंड्स फॉर गरीब, Y स्टैंड्स फॉर युवा, A स्टैंड्स फॉर अन्नदाता, N स्टैंड्स फॉर नारी। तो हमने इन चारों वर्गों को इस शब्द के अंदर एक एब्रिवेशन के रूप में कहने की कोशिश की है कि ज्ञान एक तो जो एक नॉलेज ज्ञान होता है, एक ज्ञान में इन 4 वर्गों को लेकर के और समाज के इन 4 वर्गों के कल्याण की बात हमने कही है। और यदि इस आधार पर 4 ये जो वर्ग हैं, इन चारों वर्ग का, उसमें भी बेसिक हमारा अंत्योदय की जो भावना है, इसमें जो गरीब परिवार हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी आवश्यकताओं को पहले पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। नारी शक्ति के लिए सर बता दीजिए, एक मैं सब कुछ एक साथ क्लब करके पूछ लेता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में
कई सारे आपने प्रावधान किए, नारी सम्मान की बात हमेशा होती है। तो और इसमें एक चीज और है कि युवा की बात आपने कर दी है, तो शिक्षा और नारी दोनों को जोड़ करके मैं पूछता हूं कि इसके लिए क्या प्रावधान है, स्पेशल प्रावधान। देखिए, एक तो उनकी शिक्षा के नाते से हमने जो पिछले साल घोषणा की थी कि हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होगा, ताकि किसी भी हमारी बेटी को 10 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल न करना पड़े शिक्षा के लिए, वो हम टारगेट अपना पूरा कर चुके हैं। हमने पिछली बार जो 72 जो कॉलेजेस बनाए थे, उसमें लगभग आधे कॉलेजेस केवल महिलाओं के थे। तो शिक्षा में किसी महिला को दूर न जाना पड़े, और अगर प्राइवेट शिक्षा में भी कोई हमारी बहन बेटी पढ़ने जाती है, उसकी सारी फीस का प्रबंध भी ये हरियाणा सरकार करेगी। हमने प्रावधान किया, उसको ट्रेवलिंग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसकी भी परिवहन सुरक्षा यानी सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था ये हमने की है। तो ऐसे बहुत से प्रावधान हमने किए कि हमारी बेटियां, पहले उनको बचाया जाए, फिर उनको पढ़ाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। ये हम लगातार हम काम कर रहे हैं। और अब तो बेटियां ही नहीं, बेटियों के साथ बेटे भी, क्योंकि उतनी ही आवश्यकता आज जितनी लड़कियों की उतनी लड़कों की भी है। तो हमने कॉमन भी इस प्रकार की जो सारी सेवाएं हैं वो सबको देने शुरू की हैं, जिसमें से हमारे युवा युवतियां अपने पढ़ाई करके, अपनी स्किलिंग के आधार पर अपने आप को ट्रेंड करके और कैसे अपने भविष्य को अच्छा करें, जिससे अपना देश और प्रदेश दोनों तरक्की करें। एक आखिरी सवाल है सर, इस राज्य की तरक्की में कृषि का भी योगदान है, खिलाड़ियों का योगदान है, साथ में हरियाणा की बात करते हैं तो तकनीक भी यहाँ पर आ जाती है। तो ये तमाम चीजों को किस तरह से इस बजट में समाहित किया गया है? देखिए, मैंने बताया हर एक वर्ग के लिए, हर चीज के लिए, चाहे हमने शिक्षा के लिए किया है, चाहे हमने मानो शिक्षा के साथ साथ महिलाओं के लिए किया है, ऐसे ही तकनीक के नाते से जैसे हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर हमने सारी व्यवस्थाएं बदल दी हैं। हमने तकनीक के आधार के ऊपर ऑनलाइन सिस्टम शुरू किए हैं, पोर्टल भी बनाए हैं, जिसका विपक्ष बहुत आलोचना भी करता है कि हम आएंगे तो इस पोर्टल को खत्म करेंगे, तकनीक को समाप्त करेंगे। तकनीक एक बेस बनाया, लोगों को डोर डिलीवरी के हिसाब से प्रोएक्टिव होकर के हम जो लोगों को सेवा देते हैं वो टेक्निकल चीजों से ही देते हैं। इससे भ्रष्टाचार भी कम हुआ, इससे लोगों की उहापोह भी खत्म हुई है, इससे लोगों का समय बचा, साधन बचा। तो टेक्निक के ऊपर शासन व्यवस्था का आगे बढ़ाने का जो काम है ये जनता को पसंद आ रहा है, और निश्चित रूप से इसका उनको लाभ होगा। ये देश को 2047 तक विकसित भारत के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है उसमें विकसित हरियाणा, इसकी हम कल्पना करके चलें। और विकसित हरियाणा की कल्पना भी वही है जो विकसित भारत की है, कि यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्तियों की वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, हमने उसको अलग ढंग से कहा है। हमने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सेवा और सुशासन, 7 स्टार का सिस्टम हमने अपने यहाँ इजाद किया है, ताकि हम हर एक चीज पर ध्यान कर सकें। हरियाणा सरकार जिस पारदर्शिता के साथ, जिस लोगों के कल्याण के नाते से अलग अलग योजनाओं के हिसाब से आगे बढ़ रही है, मैं निश्चित रूप से विश्वास से कह सकता हूं कि हरियाणा अपनी भूमिका देश को विकसित करने में जो हमारे बारे में अपेक्षा की जा रही है उससे ज्यादा निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, कृषि क्षेत्र का आपने बजट बढ़ाया, लेकिन जब आप बात करते, मैं खुद भी सुन रहा था, जब आपने बात किया कि किसानों ने जो कर्ज लिया है उस पर जो ब्याज लगता है, अगर वो 30 अप्रैल तक वो अपना मूलधन वापस कर दें तो वो ब्याज माफी हो सकती है। लेकिन जब आप ये बात कह रहे थे तो हुड्डा साहब सवाल पूछने लगे, खड़े हो गए, कई सारे उन्होंने सवाल इस पर रेज किए। क्या कहना है सर आपका इस बारे में? देखिए, उनको एक बड़ी तकलीफ होती है कि हम किसानों की जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि किसानों की बात हम क्यों कर रहे हैं। किसान हमारे प्रदेश का अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, तो किसान की तकलीफ के अंदर हम भी शामिल होते हैं। किसानों के नाते से हमने जितना किया है शायद ही कोई और प्रदेश कर रहा हो। आखिर कौन सा ऐसा प्रदेश है